गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार चौधरी एक बार फिर से फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा कि हम किस प्रकार से किसी अनावेशित वस्तु को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी। पहली घर्षण विधि, दूसरी चालन विधि जिसे हम स्पर्श विधि के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी हमने पढ़ी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हमने जाना था कि हम किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसे आवेशित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जिन वस्तुओं को हम आवेशित कर रहे हैं वो आवेशित हैं या नहीं है, कितने आवेश के द्वारा आवेशित हैं, कौन सी प्रकृति का आवेश उन पर उपस्थित है, अर्थात वो धनावेशित हैं या ऋण आवेशित हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आवेशों का संसूचन करना, अर्थात ये जानकारी निकालना, ये संसूचित करना कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, और अगर आवेशित है तो किस प्रकार के आवेश से आवेशित है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो किसी भी वस्तु के आवेश का संसूचन करने के लिए आपके पास अनेक उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो उपकरण हमारे पास में है वो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। दूसरा आवेश आपके पास होता है वोल्ट मीटर, जिसे हम प्रैक्टिकल के दौरान लेबोरेटरीज में भी देखते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमीटर, इसके द्वारा भी हम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का अर्थात वस्तु के आवेशन का संसूचन कर सकते हैं। और चौथा होता है विक्षेप मापी, जिसे सामान्य भाषा में गैल्वेनोमीटर या धारा मापी भी कहते हैं। उसके द्वारा भी हम आवेशों का संसूचन कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु में आवेश उपस्थित हैं या नहीं हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम यहाँ पढ़ेंगे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के बारे में कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी के द्वारा किस प्रकार आवेशों का संसूचन किया जा सकता है। इस उपकरण के द्वारा सरलतम रूप में और शीघ्रता से हम आवेशों का संसूचन विभवांतर आवेश का मान आदि ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के द्वारा सरलतम और अति शीघ्रता के साथ हम आवेशों का संसूचन कर सकते हैं, वहाँ विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं और आवेश का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस उपकरण के बारे में जानते हैं कि इस उपकरण की संरचना कैसी है। किस प्रकार का ये उपकरण होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये उपकरण बना होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी निकालते हैं। तो इस उपकरण में आप देखेंगे, ये उपकरण मैंने आपके सामने एक बनाया है जिसमें आपके पास एक शीशे का एक जार है, एक फ्लास्क हमें लेना है, एक फ्लास्क लेना है शीशे का। उस फ्लास्क में ऊपर जहाँ उसका कार्क स्थित होता है, उस कार्क से होते हुए एक धातु की छड़ यहाँ पर लगाई जाती है।
किसकी छड़ लगी होती है? एक धातु की छड़ इसमें लगी होती है। इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर, प्रारंभिक सिरे पर एक धातु की डिस्क लगा दी जाती है। एक चालक गोले के समान एक डिस्क होती है जिसे हम कहाँ लगाते हैं? इस धातु की छड़ के प्रारंभिक सिरे पर लगा देते हैं और छड़ के अंतिम सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां, सोने से बनी पत्तियां जोड़ दी जाती हैं। इनकी सुग्राहिता, किसकी? स्वर्ण पत्र की सुग्राहिता और विद्युतदर्शी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए स्वर्ण पत्तियों के दोनों ओर टीन की पत्तियां लगी होती हैं, जिससे कि यहाँ पर उपस्थित होने वाले आवेशों का मान ज्ञात करने के लिए, उनका संसूचन करने के लिए इसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार इन सभी उपकरणों को एक साथ इकट्ठा कर किसका निर्माण किया जाता है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, इसकी वर्किंग क्या है। इसकी कार्यविधि कैसे है, ये कार्य कैसे करता है, किस प्रकार हम यहाँ आवेशों का संसूचन कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक आवेशित छड़ आपको लेनी है। ये एक आवेशित छड़ आपके पास में है जो धनावेशित है। धनावेशित छड़, जैसे ही आप धन आवेशित छड़ को धातु की डिस्क के पास लेकर आते हैं, किसके पास? धातु की डिस्क के पास लेकर आएंगे तो प्रेरण विधि के द्वारा, हम प्रेरण विधि में पढ़ के आए हैं कि जैसे ही ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से इसके पास में लेके आओ। यहाँ जैसे इसके संपर्क में लाएंगे तो प्लस आवेश इस छड़ के माध्यम से स्वर्ण पत्तियों पर पहुँच जाते हैं। कब? जब आप इसे इसके संपर्क में लाते हैं, इससे स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने पर जैसे ही आप इसे इससे स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श विधि चालन विधि में पढ़ा है, उसी प्रकृति का आवेश इस धातु की छड़ के माध्यम से इन स्वर्ण पत्तियों पर पहुंच जाता है। क्योंकि दोनों पत्तियों पर एक समान प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ एक प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। कुछ प्रतिकर्षण बल के कारण ये पत्तियाँ इस तरह फैलना प्रारंभ कर देती हैं, इनमें फैलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे ही पत्तियों में फैलाव आता है, जैसे ही पत्तियाँ फैलती हैं, हमें पता चल जाता है कि पत्तियों पर धातु के जो छड़ है, आवेशित जो छड़ है, उसके समान आवेश आ चुके हैं। तो हम संसूचित कर देते हैं कि सोने की पत्तियों पर जो आवेश आया है वही आवेश धातु की छड़ पर है। एंड सेकेंड, ये जितनी ज़्यादा फैलती हैं, जितना ज़्यादा इनमें फैलाव होता है उतना ही अधिक क्या प्राप्त होता है? आवेश का मान प्राप्त होता है। उतना ही अधिक हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? आवेश हमें प्राप्त होता है। इस तरह प्रथम क्रिया के द्वारा, प्रथम स्टेप के द्वारा आप आवेशों का संसूचन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड स्टेप के द्वारा
हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि धातु की छड़ जो हम ले रहे हैं, आवेशित छड़ जो हम ले रहे हैं, उस पर किस प्रकार का आवेश है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक निरावेशित नहीं बल्कि आवेशित, जिस पर पूरी तरह आवेश उपस्थित हो, इस तरह की एक इलेक्ट्रोस्कोप, एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी लेना है, जिसमें पहले से ही यहाँ क्या उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो। अब जब हम आवेशित ये है, हमें पता है कि इसके ऊपर प्लस आवेश है, जिसके कारण पत्तियाँ फैली हुई हैं, और हम इसके पास एक धनावेशित छड़ लेके जाएं तो इसे और ज़्यादा क्या मिलेगा, धनावेश मिलेगा। अब ज़्यादा धनावेश मिलेगा तो इन पत्तियों में फैलाव भी क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। तो हमें पता लगेगा कि छड़ धनावेशित है। अगर छड़ ऋणावेशित है और उसे इस डिस्क के पास ले जाएं, इससे स्पर्श कराएं, तो इस पर कौन सा आवेश आना शुरू हो जाता है, ऋण आवेश आना शुरू हो जाता है। पहले से कौन सा आवेश था, धनावेश था, अब कौन सा आवेश आया, ऋण आवेश आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो उन विजातीय आवेशों के कारण पत्तियां क्या होना शुरू कर देती हैं, सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। इनका फैलाव कम होता है। जब इनमें फैलाव कम होगा तो हमें पता लगेगा कि जो छड़ काम में ली गई है वो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित है। उन पर जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का उपस्थित होता है। इस तरह हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं आवेश का मान, ज्ञात कर सकते हैं आवेशों के संसूचन को, पता लगा सकते हैं कि आवेशित छड़ जो है वो किस आवेश के द्वारा आवेशित है। अब मुख्य बात यहाँ ये आती है कि जो हमने ये स्वर्ण पत्तियाँ जो काम में ली हैं, ये सोने की ही क्यों बनी होती हैं, स्वर्ण पत्तियाँ ही क्यों काम में ले रहे हैं, एल्युमिनियम की, चांदी की या लोहे की पत्तियां काम में क्यों नहीं लेते। क्योंकि स्टूडेंट्स स्वर्ण पत्तियां दुर्बल विद्युत बल पर भी क्रियाशील हो जाती हैं। अगर यहाँ दुर्बल विद्युत बल अर्थात हल्का सा विद्युत बल भी अगर लगता है तो ये पत्तियां फैलना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात एक कम मात्रा में माइक्रो आवेशों को भी स्वर्ण पत्तियों के द्वारा पहचान पाना संभव हो पाता है। सामान्यतः विद्युतदर्शियों में स्वर्ण पत्तियों के स्थान पर हम एल्युमिनियम की पत्तियों को भी काम में ले लेते हैं, क्योंकि सोने की कीमत बहुत अधिक होती है, इसलिए हम सोने की पत्तियों के स्थान पर एल्युमिनियम की पत्तियों को भी काम में ले सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम की पत्तियों को काम में लेने पर, उनका उपयोग करने पर जो सुग्राहिता हमें विद्युतदर्शी की प्राप्त होती है वो स्वर्ण पत्तियों के बराबर की नहीं होती है, अर्थात इसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। तो अच्छी सुग्राहिता और सबसे ज़्यादा सुग्राहिता प्राप्त करने के लिए इन पत्तियों का स्वर्ण रूप में अर्थात सोने की होना आवश्यक होता है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी ये बनता है हमारा कि स्वर्ण पत्तियों का ही उपयोग विद्युतदर्शी में क्यों किया जाता है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि स्वर्ण पत्तियाँ दुर्बल विद्युत बल पर भी क्रियाशील होती हैं, अर्थात कम आवेशों पर भी वो क्या करेंगी, अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्रियाविधि दिखाएंगी। इसलिए हम किसको काम लेते हैं, स्वर्ण पत्तियों को काम लेते हैं, स्वर्ण पत्तियों का उपयोग करते हैं। ये हो गया किसके बारे में बेटा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शियों के बारे में ये बात हमने की है, इसके बारे में हम आसानी से जान पाए हैं।
इस उपकरण के द्वारा इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनका संसूचन कर सकते हैं। हमने अब बहुत सारी चीज़ें जैसे आवेश, आवेशन की विधियाँ, आवेशों का संसूचन, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम बात करें एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष बिंदु पर कि जो हमने पढ़ा है उनमें बार बार हम एक चीज़ के बारे में बातें करते आए हैं। वो बात की हमने आवेश के बारे में। तो आज हम इसके अलावा हम जानेंगे आवेश का मात्रक व विमा। देखिए, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के मात्रकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना भौतिक राशियों के मात्रकों के भौतिक राशियों का कोई महत्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे समझाऊं कि आप एक दुकानदार पे पास जाओ और उसे कहो कि भाई मुझे 2 चीनी दे दो, तो 2 चीनी का मतलब क्या है? 2 बोरी, 2 किलो, 2 ग्राम, 2 कट्टे, कितनी चीनी दे? आपने मात्रक नहीं बोला तो सामने वाले को, उस दुकानदार को समझ में भी नहीं आया कि आपको कितना पदार्थ देना है, कितनी चीनी आपको देनी है। लेकिन आप अगर बोलो कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो केजी, इस मात्रक के द्वारा उसको समझ में आ गया कि आपको पदार्थ की कितनी मात्रा आपको देनी है, कितना पदार्थ आपको देना है। तो कोई भी भौतिक राशि बिना मात्रक के पूर्ण नहीं होती है, अर्थात भौतिक राशियों का ज्ञान मात्रकों के बिना अधूरा है। तो हम यहाँ पर इसी तरह एक भौतिक राशि हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर आवेश। तो हम बात करेंगे आज आवेश का मात्रक और आवेश की विमा। देखिए, आवेश के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T, अर्थात आवेश बटे समय। यहाँ से अगर हम आवेश अर्थात Q का मान निकालें तो Q बराबर आएगा IT, अर्थात विद्युत धारा गुणा समय। ये किसका मान है? हमें आवेश का मान हमें मिला। तो इस सूत्र के माध्यम से हम आवेश का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम सूत्र के आधार पर बात करें तो MKS पद्धति से, ये बात हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि मात्रकों की 3 पद्धतियां हमने पढ़ी हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। आपने एक पद्धति पढ़ी है FPS, दूसरी पद्धति आपने पढ़ी है CGS, तीसरी पद्धति आपने पढ़ी है MKS, और 1960 में MKS को कन्वर्ट कर दिया गया SI पद्धति में। तो हम यहाँ से चौथी पद्धति भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, SI पद्धति। ये MKS का ही रूपांतरण है। तो अगर हम MKS के पद्धति के आधार पे आवेश का मात्रक पढ़ें तो आवेश का मात्रक MKS पद्धति के अनुसार इस सूत्र से बनाएंगे। क्या बनेगा? देखो, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इनटू समय का मात्रक होता है सेकंड। अर्थात MKS में आवेश का मात्रक बन गया एम्पियर इनटू सेकंड। अगर SI पद्धति में बात करें तो SI पद्धति से हम एम्पियर इंटू सेकंड को लिख सकते हैं कूलाम।
जिसे C से हम प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को किससे लिखते हैं? C से हम लिखते हैं। अगर यहाँ हम एक कूलाम की बात करें, एक कूलाम की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो हम लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इनटू एक सेकंड। अर्थात यदि किसी चालक तार में, यदि चालक तार में एक एम्पियर धारा, एक एम्पियर विद्युत धारा एक सेकंड तक प्रवाहित हो तो वहाँ उपस्थित आवेश एक कूलाम होंगे। क्या करें बेटा कि अगर किसी चालक तार में एक एम्पियर विद्युत धारा एक सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो वहाँ उपस्थित आवेश कितने कूलाम होंगे? एक कूलाम आपको प्राप्त होंगे। इस तरह आप एक कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं। इसके अलावा भी आवेश के और भी अनेक मात्रक हैं जिनको हम यहाँ पढ़ें। तो अगर हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि मात्रकों की 4 पद्धतियाँ मैंने आपके सामने लिखी हैं, FPS, CGS, MKS और SI पद्धति। तो आपने MKS और SI के आधार पर तो देख लिया। अगर हम इन्हीं चीज़ों को और पद्धतियों के आधार पर बात करें, अर्थात अन्य मात्रकों के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य मात्रकों में अगर हम CGS के अनुसार बात करें, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। CGS में क्या मात्रक होता है? स्टेट कूलाम हमें प्राप्त होता है। उसी तरह FPS के अनुसार, FPS पद्धति में आवेश को कहा जाएगा, आवेश का मात्रक होता है एब कूलाम। CGS में मात्रक बनता है स्टेट कूलाम और FPS में मात्रक बनता है एब कूलाम। इन पद्धतियों के, अर्थात इन 4 पद्धतियों के अलावा हम अन्य पद्धतियों में अन्य कुछ और पद्धतियाँ होती हैं जिनमें हम बात करते हैं। तो इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ESU के आधार पर। ESU जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक, अर्थात स्टैटिक यूनिट। दूसरा होता है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इन 2 पद्धतियों के आधार पर भी हम किसके, आवेश के मात्रकों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब इनके मान के बारे में अगर पढ़ा जाए तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। उसी प्रकार जैसे हम पढ़ रहे हैं कि एक कूलाम का मान कितना प्राप्त होता है हमें?
3 × 10⁹ ESU हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें 1 EMU का मान प्राप्त होता है। 3 × 10⁻10 ESU, या हम लिख सकते हैं 1 EMU बराबर 10 कूलाम। क्या करें हम, 1 EMU बराबर प्राप्त होता है 3 × 10⁻10 ESU, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम हमें मान प्राप्त होता है। ये हमें ESU और EMU के आधार पर प्राप्त होते हैं। इनके अलावा हम अन्य मात्रक कुछ और हमारे पास छोटे छोटे मात्रक होते हैं, जैसे 1 माइक्रोकूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम इसका मान हमें प्राप्त होता है। 1 मिलीकूलाम, 10⁻⁻3 हमें इसका मान प्राप्त होता है। 1 नैनोकूलाम, 10⁻⁻9 कूलाम हमें इसका मान प्राप्त होगा। ऐसे ही 1 पिकोकूलाम, जिसका मान 10⁻⁻12 कूलाम हमें प्राप्त होता है। ये अन्य मिनी अर्थात छोटे मात्रक इनके हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें आवेश के मात्रक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें हम विशेष तौर पे इन मात्रकों का ध्यान रखते हैं। आवेशों के मात्रकों में ही हम एक विशेष मात्रक को भी हम पढ़ते हैं, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। फैराडे को आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कहा जाता है, जिसमें कितने 96,500 कूलाम आवेश उपस्थित होते हैं। ये हो गया किसके बारे में, आवेशों के मात्रक के बारे में बातें हो गई। आवेशों के मात्रक के बारे में हमने पढ़ा लिया, जिसमें हम MKS, SI, CGS, FPS या ESU, EMU, इन पद्धतियों के द्वारा हम आवेशों के मात्रक हम देखते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि हम आवेशों के मात्रक के साथ साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, आज विमा के बारे में भी हम बात करेंगे। 11वीं क्लास में आपने भौतिक राशियों की विमाओं को बनाना सीखा है कि किस तरह मात्रकों की सहायता से हम किसका निर्माण करते हैं, विमाओं का निर्माण करते हैं, विमाएं बनाते हैं। अगर हम विमा की बात करें तो देखो, किसी भी भौतिक राशि की विमा बनाने के लिए हमें उसका MKS मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि MKS मात्रक के माध्यम से ही विमा बनाना संभव होता है। अगर हम आवेश की विमा के बारे में बात करें तो आवेश का MKS मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हम इसकी विमा बना सकते हैं m0, क्योंकि यहाँ पर kg नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। L0, मीटर के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही। T1 A1, T1 सेकंड से, A1 एम्पियर से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमें पता है कि हम 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि विमाएं पूर्णतः
कैपिटल अक्षर्स में, कैपिटल वर्ड्स में बनाई जाती हैं। तो हमने पूरी तरह यहाँ कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल अक्षर हमने काम में लिए हैं। M0, L0, T1, A1, ये हमें आवेश की विमा हमें प्राप्त होती है। जिस तरह भौतिक राशि का अस्तित्व मात्रक के द्वारा संभव होता है, उसी प्रकार मात्रकों को हम 3 भौतिक राशियों में अर्थात विमाओं में घातों के रूप में भी हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं।